प्रकाश अपने घर का इकलौता बेटा था जिस पर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। वो घर खर्च चलाने के लिए एक फैक्ट्री में कम तनख्वाह में काम करता था। प्रकाश के परिवार में उसके माँ बाबा, पत्नी, बहन और एक बेटा बेटी भी थे। जैसे तैसे गरीबी में उनके घर का गुसर बसर चल रहा था। एक दिन उनके घर के पास नए पड़ोसी रहने आते हैं। लगता है कोई नए पड़ोसी आए। तभी घर के अंदर से बहू बोलती है, बाबूजी अंदर आ जाइए, खाना बनकर तैयार है। आया बहू। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। अपने पड़ोस में जो बंगला खाली है ना, वहाँ कोई बड़ी सी गाड़ी से लोग रहने आए हैं। पड़ोसी होने के नाते हमें उन्हें खाने के लिए पूछना चाहिए। अजी वो अमीर लोग हैं, हम गरीबों के हाथों से रोटी थोड़ी न खाएंगे, वो भी ऐसी रूखी सूखी रोटी। सभी लोग जैसे तैसे वो रूखी सूखी रोटी खाते हैं, लेकिन जब संध्या खाना खाने बैठती है तो खाना खत्म हो चुका था। अरे खाना तो खत्म हो गया, कोई बात नहीं, पानी पीकर ही सो जाती हो। ये क्या भाभी, हम सबको भरपेट खाना खिलाकर आप खुद खाली पेट सो जाती हैं। हम सब भूखे न रहे इसलिए आप खुद ही भूखी रह जाती हैं। हम अपनी गरीबी के कारण तुझे ढंग से खाना तक नहीं दे पाते बहू। ऐसी बात नहीं है माँ जी, और वैसे भी आप सब मुझसे इतना प्यार करते हैं तो खाना आप लोग खाओ या मैं खाऊं, क्या ही फर्क पड़ता है। अपनी बहू की बातें सुन सास की आंखें नम हो जाती हैं। संध्या बहुत ही अच्छी थी, वो अपने परिवार की आर्थिक तंगी अच्छे से समझती थी। ऐसे कुछ समय बीत जाता है। एक रोज, तो सुनिए ना, घर में ना तो राशन है और ना ही सब्जी, अब खाने में क्या बनाऊं, माँ जी की दवाई भी लानी है। ये सुनकर प्रकाश अपनी जेब में हाथ डालता है तो एक फटा पुराना 100 रुपए का नोट निकलता है। अभी इसी से काम चला लो। ठीक है जी। वो बाजार जाती है जहाँ अपनी सास की दवाई लेने के बाद थोड़े से पैसे बचे हैं, इसी से सब्जी ले लेती हूँ। भैया 1 किलो बैंगन देना। जैसे ही वो सब्जी वाला उसे सब्जी देता है तो संध्या उसे 30 रुपए देती है, तो वो सब्जी वाला उसकी खूब बेइज्जती करता है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? ये इतने से पैसे, इसके 80 रुपए हुए हैं। लेकिन अभी तो आप आवाज लगा रहे थे ना 30-30 रुपए। अरे वो तो मैं 30 रुपए की मिर्च के लिए आवाज लगा रहा था, चल जाए ऐसे। ये कहकर वो सब्जी वाला उसे जोरदार धक्का मारता है। वो गिरने वाली थी कि तभी पीछे से एक अमीर औरत उसे थाम लेती है। आप ठीक तो है ना? अरे संध्या तुम, पूर्वी तू, कैसी है तू? तुझे देखे हुए बरसों हो गए। मैं खुद भी तुझे कितने सालों बाद देख रही हूँ। चल तू मेरे साथ मेरे घर चल, हम दोनों सहेलियां आज मिलकर ढेर सारी बातें करेंगे। पूर्वी उसे अपने साथ गाड़ी में अपने घर ले आती है। उसके बड़े से घर में पहुंचकर संध्या हैरान रह जाती है। पूर्वी ये तेरा घर है? हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही हम यहाँ शिफ्ट हुए। क्यों, क्या हुआ? तेरे बंगले के सामने मेरा ससुराल है। ये भी कैसा इत्तेफाक है ना पूर्वी, एक वक्त पर हम कितनी अच्छी सहेलियां थी और आज हम पड़ोसन हैं। तू खुश तो है ना संध्या? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। काश मैं तुझे बता पाती कि मैं आज भी गरीबी की उसी दहलीज पर हूँ जहाँ मैं शादी से पहले थी। कुछ देर बाद वो घर लौट आती है जहाँ सभी उदास बैठे हुए थे। अरे क्या हुआ, आप सब इतने दुखी क्यों लग रहे हैं? और प्रकाश जी आप इतनी जल्दी घर लौट आए? हम गरीबों पर ना जाने कब तक भगवान दुखों का ढेर लगाता रहेगा। बहू प्रकाश को उसके काम से निकाल दिया है उसके मालिक ने। क्या? हे भगवान, ये क्या हो गया? घर में तो आटा भी थोड़ा सा ही बचा है। तभी पूर्वी उसके दरवाजे पर आती है। संध्या, संध्या कहाँ है? तू ये देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। अरे ये तो पूर्वी है। वो अंदर आ गई और हम सबको ऐसा खाना खाते हुए देख लिया तो बहुत दुख होगा उसे, इसलिए वो खुद ही जल्दी से दरवाजे पर जाती है और सब्जी पकड़ लेती है। हाँ कहो पूर्वी, वो मैंने अपने पति के लिए शाही पनीर की सब्जी बनाई थी, फिर याद आया तुझे भी ये बड़ी पसंद है, इसलिए तेरे लिए भी ले आई। ओह अच्छा, शुक्रिया। वो दरवाजे से ही सब्जी पकड़ती है और पूर्वी वहाँ से वापस चली जाती है। संध्या वो सब्जी लेकर अंदर आती है। बहू ये तो अपने सामने वाली पड़ोसन है ना? वो पड़ोसन होने के साथ साथ मेरी बहुत अच्छी सहेली भी है, मेरी बचपन की दोस्त, मेरी पक्की सहेली। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है भाभी, आपकी सहेली आपके पड़ोस में जो रहने आ गई। माँ सब्जी दो ना, इसमें से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ बेटी अभी देती हूँ। संध्या सभी को वो सब्जी परोसती है। आज पहली बार गरीब ससुराल वालों ने इतनी अच्छी सब्जी खाई थी। वो सभी वो सब्जी खाकर बड़े खुश थे। उधर पूर्वी अभी भी संध्या के बारे में सोच रही थी। कुछ तो बात है जो संध्या मुझसे छुपा रही है। आज भी उसने मुझे घर के अंदर आने नहीं दिया और न ही अपने ससुराल वालों से मिलवाया। जरूर कोई बात है जो वो मुझसे छुपा रही है, लेकिन वो मुझे ऐसे नहीं बताएगी। अब मुझे खुद ही उसके घर जाना होगा। अगले दिन वो संध्या के घर जाती है और उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लेकर जाती है। नमस्ते माँ जी, मैं पूर्वी हूँ, आपकी बहू संध्या की सहेली। हाँ हाँ, बहू ने बताया था। बिटिया आओ यहाँ बैठो ना। बूढ़ी सरला अपनी साड़ी के पल्लू से कुर्सी साफ करती है, लेकिन पूर्वी जमीन पर ही बैठ जाती है। अरे ये क्या, आप तो जमीन पर बैठ गई, कुर्सी पर बैठिए ना। हम तो गरीब हैं, हम लोगों की आदत है जमीन पर बैठने की, लेकिन एक अमीर घर की नींव भी तो जमीन ही होती है ना। चले अब आप सब खाना खा लीजिए, मैं आप सबके लिए खाना और ये कुछ गिफ्ट्स भी लाई हूँ। खाना? थैंक यू आंटी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी थी। पिछले कुछ दिनों से हमने ठीक से रोटी भी नहीं खाई, सिर्फ एक रोटी ही खा रहे थे और कल से तो कुछ भी नहीं खाया। चुप हो जाओ अनु, उसे क्यों चुप करवा रही है? वो जो कह रही है उसे कहने दे। संध्या, हम दोनों बचपन से साथ में पढ़े, बचपन की दोस्ती जवानी तक रही, और अब तुमने एकदम से मुझे यूँ पराया कर दिया। मुझे ये सब बताना भी जरूरी नहीं समझा? तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि सच बता सके? वो बात नहीं है पूर्वी, बस मैं तुझे ये सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी। तो अब तो मुझे मेरी मदद करने के लिए मना नहीं करेगी। जीजा जी आप ये कुछ पैसे रखिए और इससे खुद का कोई काम शुरू कर दीजिए। लेकिन मैं ये कैसे रख सकता हूँ? काम चल निकला तो वापस कर देना, नहीं तो छोटी बहन समझकर रख लेना। तुम सच में बहुत अच्छी हो पूर्वी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के गले लग जाती हैं।
अब प्रकाश खुद का किराने का काम शुरू कर देता है, जिससे उसे अच्छी कमाई होने लगती है और कुछ ही दिनों में वो पूर्वी के पैसे भी लौटा देता है। अब वो भी अपना बड़ा पक्का घर बनवा लेते हैं और इस तरह अब दोनों सहेलियां आसपास खुशी खुशी रहती हैं। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए, अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे, मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दिया इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भपका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहां आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ा कर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है, मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी? काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बढ़िया आई काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से करा उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने है कि नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाए जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुक्र मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। न जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूं हां करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो, माँ माँ ये क्या हो गया? माँ, दीदी, माँ मर गई दीदी।
सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को मां की मौत के बारे में बताने गए। बापू बापू, मां हिलजुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गईं। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहां जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया। चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का यह हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया, अरे हमें भी मार दो ना, हमें सब छीन लिया, सब कुछ बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी, अरे मार दो। कहाँ हो ऊपर वाले, आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध, हम कहाँ से लाए। बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थी, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में एक घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गई। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी, अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है, मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयां बनाकर बेचनी शुरू कर दी, और वे मिठाइयां भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल